नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और सेकंड ग्रेड का जो अपना रिवीजन वाला बैच चल रहा है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं, ये है अपना अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र वाला जो ये टॉपिक है ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आज जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान जीके पूछा जाता है। और राजस्थान जीके आप लोगों को पता है, मैंने चैनल पे पूरा करवाया और नियमित क्लासेस चलती है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कॉलेज लेक्चरर वालों के लिए, क्योंकि ये जो है आप लोगों के सेकंड ग्रेड वालों के और फर्स्ट ग्रेड उनके भी काम की है, जूनियर अकाउंटेंट के काम की है। और मैंने आपसे कहा था पहले भी कि जून और जुलाई भर्तियों का माह है, यानी कि इसके अंदर आप देखोगे कितनी भर्तियां आती है। यदि जिसने वो वीडियो नहीं देखा देख लेना कि जब कहा था कि तैयारी में जुट जाओ, जून जुलाई भर्तियों का माह है, दबा के भर्तियां आएगी और आने वाले समय आप देखना लगभग सभी आने वाली है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। अपवाह तंत्र और अपवाह तंत्र से संबंधित जितने प्रश्न जितने बन सकते हैं और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है अपन उसको बहुत अच्छे से इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन पहले प्रश्न पे जो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? देखो, एक बात तो यदि आपको, वैसे आप इतने तो होशियार हो चुके हो, इतना तो आप समझते ही हो कि यहां पे अपने क्या है, अरब सागर। यहां क्या है, अरब सागर। और यहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। कल जो जलवायु वाली क्लास थी उसके अंदर भी इस चीज को समझाया था। तो ये ए और बी से याद रखना है अपन को, ए जिस तरफ वहां अरब सागर और बी बंगाल की खाड़ी। ये बेसिक है, ये सभी को याद रहता है। अब इसमें अपने यहां राजस्थान से जो है कुछ नदियां तो देखो पानी ले जाएगी इस तरफ अरब सागरीय, तो ये कहलाएगी अरब सागरीय अपवाह। कुछ ले जाएगी ये नदियां इस तरफ बंगाल की खाड़ी में, तो ये कहलाएगी बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह। और कुछ नदियां जो है न तो अरब सागर तक पानी पहुंचा पाती है और न बंगाल की खाड़ी तक, वो कैसी कहलाती है? वो कहलाती है आंतरिक अपवाह की नदियां। वो क्या कहलाती है? आंतरिक अपवाह की नदियां। आंतरिक अपवाह। अब ये सर्वाधिक है राजस्थान में, आंतरिक अपवाह की नदियां सर्वाधिक है, न अरब सागर की न बंगाल की खाड़ी की। सबसे ज्यादा जो है वो आंतरिक अपवाह वाली है, यानी कि ये क्या है, ये सर्वाधिक है। और सर्वाधिक में फिर पूछ ले कि ये कितने परसेंट है, तो ये है आपके 60% आंतरिक अपवाह की नदियां, यानी कि जो नदियां समुद्र तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती वे कहलाएगी आंतरिक अपवाह की नदियां। ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो देखो, अंतःप्रवाही नहीं है यानी कि वो कहीं ना कहीं अपना जल समुद्र तक पहुंचा पा रही है। ठीक है, कांतली इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये अंतःप्रवाह की नदी है। कांकनी ये भी अंतःप्रवाह की नदी है और गग्गर भी अंतःप्रवाह की नदी है। इसका उत्तर होगा आपके सागी, क्योंकि सागी नदी जो है ना ये लूणी की सहायक है। किसकी सहायक है? लूणी की सहायक नदी, सहायक नदी है। और लूणी नदी जो है वो अपना जल अरब सागर तक ले जाती है, तो फिर वो तो ये वाला उत्तर इसका ये निकल के आ गया। अब यदि अपन बात करें, एक एक थोड़ी सी डिटेल बता दूं मैं इसकी, क्योंकि ये आया ही है तो फिर इसकी व्याख्या कर देते हैं। ठीक है ना, ये कांतली नदी। कांतली नदी को अपन किस रूप में पढ़ते हैं? एक तो ये अंतःप्रवाही नदी है, और देखो एक तो क्या है, अंतःप्रवाही है ही। अंतःप्रवाही के अंदर पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतःप्रवाही नदी, यहां पे दो लैंग्वेज साथ में शामिल हुई है। एक तो ये पूछते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो फिर आएगी आपके मतलब सबसे लंबी के अंदर बना जाता है। लेकिन पूर्णतः बहने वाली अंतःप्रवाही नदी ये पूछा जाता है, तब आता है कांतली। ठीक है, तो अंतःप्रवाही तो है ही और पूर्णतः राजस्थान में। ठीक है, ये है लगभग 100 किलोमीटर बहती है। और इसका जो बेसिन है, इसका बेसिन किसे कहते हैं? एक बार मैंने पूछा भी बेसिन किसे कहते हैं, तो कहे एक जनो के गुरुजी अपन हाथ धोवानी नल रे टूटी नीचे वो चीनी मिट्टी कुंडी बनी होड़ी बिन क्या बेसिन। अरे डोपा, बेसिन वो को नहीं है। बेसिन यहाँ पे पूछा है, यानी कि नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो बेसिन है, वहां का आसपास, वहां आसपास से उसके आसपास कौन सी नदियां आके मिलती है वो उसका बेसिन कहलाता है। वो टूटी नीचे हाथ धोवा जी को वो बेसिन थोड़ी है। तो बेसिन इसका क्या कहलाता है? इसका बेसिन कहलाता है तोरावाटी। क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर
सभ्यता है, सभ्यता। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे, ये अपने खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकल के मडरेला गांव झुंझुनू तक बहती है, ये इतना ध्यान रख लेना। ठीक, इतना बताया वो भी ध्यान रख लोगे तो ये काफी सारा आपके रिवीजन हो गया। ये कांकने नदी जो है ना, ये जैसलमेर में बहती है, कहां, जैसलमेर। और इसे कांकने को ही एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं मसूरदी नदी। ठीक है, और ये अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है, अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है। एक और बता दूं क्या, एक फैक्ट और बता दूं, एक मत और। ठीक है, किससे संबंधित, कांकने से संबंधित ही बताऊंगा। ये बुझ झील का निर्माण करती है, बुझ झील का निर्माण। अब पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि इतनी व्याख्या तो सर ने कर दी, लेकिन इसमें से हमें यदि स्क्रीनशॉट लेने को मिल जाए तो ले लो, अपन ना थोड़ी है, ले लो। ठीक है, ले लियो। अब चलो आगे, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने 2000 रुपए के लिए ये रहा। निम्न में से कौन सा युग्म, नदी युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि ये नदी और सहायक नदी का जोड़ा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो लूनी पार्वती, काली सिंध आहू, बनास कोठारी, चंबल मेज। बताओ, देखे फटाफट कमेंट खड़काओ रे की कोने, मतलब मेल नहीं खाती है। ठीक है ना, अब देखो, चंबल की सहायक नदी मेज तो है, ठीक है ना, और इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। कौन सी ट्रिक बताई थी चंबल की सहायक की? काकू, आप अपनी मेज बापू से बनवाओ। मैंने इसीलिए कहा था कि टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि फटाफट वन लाइनर की रीडिंग लगा देना, सबसे बेस्ट रिवीजन करवाती है वो, और उसमें आपको ये सारी ट्रिकें दे रखी है ना। ये चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध, कुराल, अलनिया, परवन, मेज, बामनी, पश्चिम अपने ये क्या कहते हैं रे, फिर आ गई आपके बामनी आ गई, मेज आ गई। ठीक है, बनास, ये सारी नदियां जो है ये सारी चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब ये तो मेज तो इसके अंदर है। बनास की सहायक नदी कोठारी बिल्कुल है। ठीक है, कोठारी भी, बनास की सहायक नदी भी है, कोठारी भीलवाड़ा के आसपास यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है। काली सिंध की सहायक नदी आहू और परवन दोनों है, और लूनी की सहायक नदी पार्वती नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? लूनी वाला नहीं है। अच्छा, इस लूनी नदी को आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। आदि खारी और आदि मीठी नदी। बालोतरा के पास से इसका जल जो है वो खारा हो जाता है यहां से। ठीक है, इसे और भी नाम है इसके तो नाम और भी है। इसे सरगावती, साकरी, ठीक है, रेल नदी, नाड़ा, इतने नामों से जाना जाता है। और कालिदास ने इसे क्या कहा? अंतःसलिला। क्या कहा? अंतःसलिला। किसने कहा? कालिदास ने। याद रह जाए कि नहीं रहे तो भी याद तो करनो ही है। ठीक है ना, लूनी नदी। ठीक, इसका तो अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा, मैंने टेलीग्राम पे डलवाया भी था। और लास्ट में मैं आपको चंबल, लूनी और बनास, इन तीनों का डायग्राम आपको बताने वाला हूं। हालांकि जो डिटेल वाली क्लास दी थी उसमें बनाना सिखाया था, मैंने खुद ने बनाया था बोर्ड पे और बनाना सिखाया था, लेकिन अभी इतना समय नहीं है तो अपन रिवीजन के दृष्टि से ही इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि पीडीएफ देना देखो हम भी भूल जाते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट पे जोर रखना। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील इसमें शामिल नहीं है? झील संरक्षण के अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं, इसमें 6 झीलें शामिल हैं। 6 झीलें शामिल हैं। अब इसमें से कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर, नक्की, आना सागर या राजसमंद। ठीक है, ये राजसमंद झील कहां है? ये इसका नाम पहले समुद्र था, फिर राजसमंद हो गया। पहले राजनगर नाम का कस्बा था, झील के नाम पर इसका नाम राजसमंद हो जाता है। तो ये तो कहां है? राजसमंद के अंदर ही है, राजसमंद में ही है, और महाराणा राज सिंह जी द्वारा निर्मित। और इसके किनारे ही एशिया की सबसे बड़ी 25 काली पट्टी गांव वाली प्रशस्ति लगी हुई है, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति।
और इसका लेखक कौन था? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। इसके किनारे ही एक कुंवारी सती घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर। इतनी गणी की व्याख्या बाकी देखा और आगे आए तो ठीक है। आकटे है आ है अजमेर। अजमेर। इससे संबंधित नदी का नाम पूछे तो ध्यान रखना चंद्रा नदी, ठीक है। और अर्णोराज द्वारा बनाई गई। अर्णोराज द्वारा, इसीलिए आनाजी कहते थे अर्णोराज को, तो ये आना सागर कहलाई, ठीक है ना। नक्की झील कहाँ है? पेन चेंज करता है नहीं, थोड़ा हावल रह जाए। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची भी और सबसे गहरी भी, सबसे गहरी। अच्छा, प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जिसमें नौका गमन होता है, यानी नौकायन होता है, तो नावें चलती है, ठीक है ना। वहां माउंट आबू तो पर्यटक स्थल है, तो वहां नावें चलती है। ऐसे कहा जाता है किंवदंतियों में कि केसरिया बालम ने इसको नाखूनों से खोद कर बनाया गया है। इसके किनारे नन रॉक, टॉड रॉक और गोपीनाथ जी की गुफा वगैरह बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना इससे संबंधित। और फतेह सागर कहां है? फतेह सागर है उदयपुर में। उदयपुर में फतेह सिंह जी कौन फोन कर रहे हैं? उदयपुर के अंदर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी झील, इसका उत्तर बताना है। आप देखो व्याख्या तो आपा कर दी, इसका उत्तर है राजसमंद झील। इसके अंदर राजसमंद झील शामिल नहीं है, बाकी फतेह सागर है, नक्की झील है, आना सागर है, ठीक है। ये सारे तो है, लेकिन आपके शामिल कौन सी नहीं है? राजसमंद झील शामिल इसके अंदर नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? हाँ हो रो प्रश्न इनके, हाँ हो रो, यानी कि बहुत आसान। देखो कावोद झील, कावोद झील कहां है? जैसलमेर के अंदर है। कहां है? जैसलमेर। अच्छा, ज्यादातर खारे पानी की झीलें कहां मिलेगी? किस तरफ? पश्चिमी राजस्थान की तरफ। क्यों मिलेगी? एक तो बात है कि तैतीस सागर के अवशेष, ठीक है। दूसरी बात कि हॉलैंड और क्राइस्ट नामक हवाएं चलती है जो नमक के परत को एक तरीके से बिछा देती है। कहां पे? रेगिस्तान के ऊपर। फिर जब पानी बरसता है तो वो नमक जो बहकर पहले पानी में आता है झीलों के अंदर, तो ये कारण रहते हैं यहाँ पे। तो खारे पानी की झील इस तरफ मिलती है। तो कावोद कहां है? जैसलमेर के अंदर खारे पानी की झील है। डीडवाना कहां है? नागौर के अंदर। कहां है? नागौर में। अच्छा, डीडवाना से संबंधित तो एक और चीज ध्यान में रखना कि डीडवाना के अंदर है ना, इसके अंदर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। और सोडियम सल्फेट होने के कारण देखो, एक तो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl नहीं पाया जाता, यहां पे पाया जाता है सोडियम सल्फेट। और इस कारण इसका पानी जो है ना, वो पीने या खाने लायक नहीं है। इसका नमक खाने लायक नहीं है, ठीक है ना। नमक खाने योग्य नहीं। इसी झील को, किसको? डीडवाना को, इसको खाल्डा झील भी कहते हैं। खाल्डा झील भी कहा जाता है। अच्छा, इसी झील के अंदर एक और फैक्ट बता दूं। इसी झील के अंदर ध्यान रखना कि देवल संस्थाओं द्वारा नमक निकाला जाता है। देवल संस्थाओं द्वारा नमक। अच्छा, देवल संस्थाओं द्वारा निकालते हैं, फिर याद कैसे रखोगे? दीदी तेरा देवर दीवाना, गीत तो सुना होगा ना। अपने क्या याद रखना है? डीडी तेरा देवल दीवाना। क्या याद रखना है? डीडी तेरा देवल दीवाना, ठीक है ना। यही चीज मैंने आपको जब क्लास बताई तब भी बताई थी। आपको याद क्या रखना है? डीडी तेरा देवल दीवाना, तो याद रह जाएगी। देवल संस्थाएं कहां है? डीडी यानी डीडवाना झील के यहां पे, ठीक है। अब ये रेवासा झील ये कहां है? ये सीकर की है। रेवासा कहां है? सीकर की। कर्नल जेम्स टॉड ने उल्लेख किया था। एक छोरो पूछियो, मैं एक बार क्लास पढ़ाई नहीं, एक छोरो पूछियो कि सर कर्नल जेम्स टॉड ने रेवासा झील का उल्लेख किया, बाकी का क्यों नहीं किया? भाई यूं है कि कर्नल जेम्स टॉड मन मिली हुई कौन? अगर मन मिले न गयो तो मैं पूछतो, बिन वो भी पूछतो, मान मोरी बिले क्यों ले गयो, कट फेंकियो, ऐ सारी चीजें पूछता होगा, ठीक है। कि जूलिया क्लेटरबर्ग जो पत्नी थी, भाई उसने बाद में लिखा
वो सारी चीजें अपन उसको पूछते ना, आपने पूछा ही नहीं, मिला ही नहीं तो पूछते कैसे। और इसके लिए या तो फिर देखो पूछने के लिए बाईपास जाना पड़ेगा, और बाईपास अपन इतनी जल्दी अपन जाएंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसका उल्लेख किया, क्यों किया, इसका ही किया, बाकी का नहीं किया, क्या लेना देना, एग्जामिनर अपन ही नहीं पूछे तो अपा फालतू पंचायती क्यों करा, ठीक है नहीं। तो इसका उत्तर क्या हुआ, आते हैं मुद्दे पे। उत्तर इसका होगा जैत सागर। उत्तर क्या होगा, जैत सागर। और जैत सागर कहां है, बूंदी के अंदर। कहां है, बूंदी के अंदर है जैत सागर, ठीक है, याद रहे जी। लियो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न बना था वीडियो के अंदर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, ग्राम सेवक जिसे कहते थे, उसके अंदर यह प्रश्न बना था। बताओ, गोसुंडा बांध चित्तौड़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा सागर बांध टोंक और पांचना बांध करौली। बताओ देखें, जितने मैं थोड़ी इन व्याख्या बताता हूं। पांचना बांध ये कैसा बांध है, हाँ शाबाश, आ जाएंगे कमेंट कि मिट्टी से बना, मिट्टी से बना। पांचना क्यों कहते हैं इसको, पांचना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 नदियां आकर गिरती है। माची, अटा, भद्रावती, बरखेड़ा, 5 नदियां हैं, एडिक 5 नदियां हैं, ये आकर गिरती है। ये मिट्टी से बना राजस्थान का एकमात्र बांध है, करौली के अंदर ये स्थित है। तो ये तो सही है, पांचना बांध करौली बिल्कुल सही है, ठीक है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है, गोसुंडा बावड़ी भी कह दिया करें, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये भी फैक्ट बिल्कुल सुमेलित है। हिंगोनिया बांध जयपुर के अंदर ही है और ये इसके अंदर है। आपको देखो प्रश्न यदि सही तरीके से करने हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे आपको काटने आने चाहिए उत्तर, ठीक है ना, कि गलत वाले छांट लोगे तो सही वाला निकल जाएगा। तो यहां इसका उत्तर क्या है, मोरा सागर बांध टोंक के अंदर नहीं है। मोरा सागर बांध कहां है, मोरा सागर बांध है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर है। एक और मोरा सागर के साथ में सवाई माधोपुर में एक और ध्यान रख लेना, जग्गर बांध है, जग्गर बांध, तो ये साथ में याद रह जाएगा, तो ये ध्यान रह जाएगा। लियो स्क्रीनशॉट फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा देखो, अब आ गए आपके सामने फैक्ट। अपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास में रहना चाहिए। ये जहां पे ये लिखा था ना थंबनेल के ऊपर कि 200 प्लस फैक्ट, आराम से 200 से ज्यादा फैक्ट आपके इस क्लास में कवर हो जाएंगे, क्योंकि व्याख्या जब देखोगे एक एक प्रश्न की तो 5-7 प्रश्न तो उसमें ऐसे ही कवर हो जाते हैं। तो वैसे ही, और इसके बाद में ये चीज भी है, और इसकी भी मैं साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, यानी कि एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। चलिए, जवई बांध किस जिले में स्थित है, पाली जिले के अंदर है। और पाली में भी पूछे ना, ध्यान रखना सुमेरपुर के अंदर है, सुमेरपुर, ठीक है। पैंथर कंजर्वेशन क्षेत्र है यहाँ पे, सबसे मगरमच्छ भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। पैंथर कंजर्वेशन मतलब घोषित किया हुआ ही है, और 2 कंजर्वेशन क्षेत्र है यहाँ पे, जवई क्षेत्र के अंदर ही 2 कंजर्वेशन क्षेत्र है। और जवई बांध जो है यहाँ पे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। जहां मतलब मैं जहां से क्लास ले रहा हूं वहां से 8 किलोमीटर ही है। हमारा निकटतम रेलवे स्टेशन जवई बांध ही है, ठीक है। इतो मतलब थांदे देखो, मतलब जवई बांध रहे कने रहे, तो मतलब कहना कोई घूमने आवे भी तो नहीं भी आवे तो भी नहीं, यूं कह नहीं बुलावा कि आओ तो सही, आपको लेपर्ड सफारी कराते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, तो मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, ठीक है। और इस मेजा बांध को, किसको, इस मेजा बांध को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन माउंट, ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। ये बनास की सहायक नदी है। आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में है, कोटा के अंदर है। आलनिया नदी पे ही बना हुआ, और आलनिया नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में है, प्रतापगढ़ के अंदर है। और इस जाखम की तो बड़ी विशेषता है खास, कि जाखम बांध की क्या विशेषता है, जाखम बांध राजस्थान का, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं उससे पहले कमेंट में उत्तर आ जाने चाहिए, तब लगे कि पढ़ाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध कितने मीटर है, 81 मीटर, 81 मीटर जाखम बांध, ठीक है। मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर, यही है वो वाला ही, ठीक है ना। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहां है, अजमेर के अंदर है। डिग्गी कल्याण जी मंदिर वो अलग है, और डिग्गी तालाब अंदर अलग है, ठीक है ना। बनास नदी पर कौन सा बांध
स्थित है? तो बिशलपुर बांध, ये एक ऑप्शन में सवाल आया था, ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं, तो उसमें से बिशलपुर बांध जो है वो निकल के उत्तर आता है। ठीक है ना, ये है टोंक के पास, टोंक के यहाँ है। पांचवा बांध कहाँ है? करौली, मिट्टी से बना हुआ बांध। माधो सागर बांध किस जिले के अंदर है? दौसा के अंदर है। तो दौसा में फिर और भी याद रख लेना, यहां पे रेडियो बांध भी है, रेडियो बांध भी है, मोरेल बांध भी है, मोरेल सागर कहते हैं जिसको। जवाहर सागर बांध किस जिले में? कोटा बूंदी के यहां पे स्थित है। ईशरदा बांध कहां है? सवाई माधोपुर। ठीक है, जग्गर भी बता दिया आपको साथ साथ। कडाना बांध किस राज्य में और किस नदी पर है? गुजरात के अंदर माही नदी पर है। देखो, माही बजाज सागर, कडाना और कागदी पिकअप, 3 बांध है माही नदी पे। ठीक है ना, आदिवासियों की गंगा दक्षिण की स्वर्ण रेखा कहलाती है माही नदी। बताऊं क्या थोड़ा बहुत लिखना की जगह है? ठीक है, ध्यान रखना, उल्टे यू, यानी कि कैसे? ऐसे बहेगी, उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मेहत झील अमरोरू की पहाड़ियां धार जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक, खादू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और आदिवासियों के गंगा दक्षिण की स्वर्ण रेखा ये सब कहलाती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी माही नदी से है। माही नदी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, त्रिवेणी बनाती है बेणेश्वर के अंदर। चलो आगे आएगा, बताएंगे। और लूणी नदी की सहायक नदियों में अरावली, अच्छा पीछे वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या? चलो कोई नहीं, पीडीएफ देंगे उसमें आ जाएगा। लूणी नदी की सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, यानी अरावली से नहीं निकलती है। ठीक है, चलो लूणी पाचे, लूणी थोड़ा बता दा, जितने उत्तर बताओ इसका क्या होगा? लूणी, इसका बेसिन क्या कहलाता है? इसका बेसिन कहलाता है गोडवाड़ बेसिन। क्या कहलाता है? गोडवाड़। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखना, इसका उद्गम नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी अजमेर से, अजमेर से। अच्छा एक चीज बताऊं, लूणी का बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, इसकी एक ट्रिक देता हूं मैं आपको। ठीक है, अन्ना पीजे बीजे, बिल्कुल आसान ट्रिक, और ऐसे याद हो जाएगी, मतलब छप गया दिमाग के अंदर। और ये एक तरीका है कि कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होंगे इसके बाद में। ठीक है, अब क्या है? उद्गम कहां से हुआ? उद्गम हुआ अजमेर से, अजमेर से बहते हुए आई नागौर के अंदर, नागौर के अंदर, फिर नागौर से थोड़ा सा ये पाली के अंदर, पाली से जवाई भी तो मिलेगी इसके अंदर, फिर यहां से ध्यान रखना कि जोधपुर के अंदर, जोधपुर से जोजड़ी भी तो मिलनी है ना काकेलाओ के पास, फिर यहां से बाड़मेर, और बाड़मेर से फिर जालोर, और जालोर से फिर आगे निकल जाती है। जालोर के पास, इस सांचौर के पास एक क्षेत्र है जो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है नेहड़। ठीक है, और वैसे शाब्दिक जो शुद्ध शब्द जो है ना वो है निर्हृत, और निर्हृत का मतलब है कि पुराने समय में यहां समुद्र लहराता था। कैसे लहराता समुद्र? 33 सागर क्या था? समुद्र तो था, तो समुद्र लहराता, निर्हृत हुआ, और ये नेहड़ कहलाया। तो सांचौर के पास वाला क्षेत्र है ये, इसका पूरा ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, 495 किलोमीटर है टोटल। ठीक, याद रह जाएगी, नहीं रहे तो भी करना पड़ी करा के। बांडी नदी ये कहां से निकलती है? हेमावास की पहाड़ियों से, हेमावास से, पाली की है। ठीक है ना, लीलड़ी और जवाई, ये जवाई जो है ये गोरिया से निकलती है, गोरिया बाली, गोरिया की पहाड़ियां बाली से, ये गोरिया भीमाड़ा ये कहा जाता है। ठीक है ना, गरासिया जनजाति वाला बेल्ट है गोरिया भीमाड़ा, तो गोरिया की पहाड़ियां बाली, बाली भी पाली के अंदर ही है। लीलड़ी भी इसकी सहायक नदी है, और इसका उत्तर जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, इसका उत्तर है जोजड़ी। और जोजड़ी के अंदर एक और चीज चलो ध्यान रखना साथ में, कि बाकी सारे नदियां है ना बाएं तरफ से मिलती है इसके अंदर, और जोजड़ी एकमात्र नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है। जोजड़ी, ठीक है, जोजड़ी एकमात्र जो दाईं तरफ से मिलती है। चलो मैं आपको है ना इसकी, ये पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको
थोड़ा सा लूनी नदी अपन ने पढ़ी है, तो मैं थोड़ा सा अपने डायग्राम पे लेके जाता हूं। अरे तू कटे आवे रे, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो ये कौन से प्रश्न पे थे, ध्यान रखना ये लूनी वाले प्रश्न पे थे। लूनी 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 लूनी। अब देखो साथ 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 लेके चलते हैं, साथ साथ आपके कवर हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि ये कहां से निकलती है, ये नाग पहाड़ी से निकलती है, नाग पहाड़ी अजमेर से। कहां से निकलती है, नाग पहाड़ी अजमेर से। सरगावती, साकरी, ये सब इसके नाम है, ठीक है। सरगावती नाव से निकलती है, थोड़ा आगे आने पे साकरी नाम हो जाता है। इसमें पाडलू, नागौर से आने वाली जोजड़ी नदी, जो यदि नदियों का अफवाह और दिशा पूछी जाती है तो जहां से नदी निकलती है ना, जैसे नदी यहां से निकल रही है तो ऐसे मुंह करके खड़े रहो। अब इसका जिस तरफ दाया है वो दाया है, अपना हाथ जो दाया वो दाई तरफ से, और जो बाया है वो बाई तरफ से है, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है। और किसी को याद नहीं रहे कि दाया और बाएं में ही कंफ्यूज हो जाते हो, तो दिमाग में आपके ए बी सी डी ये तो ध्यान ही रहता है। अब अपन ने ये लिखा है, अब जिस तरफ बी लिखा हुआ है वो बाया है, जिस तरफ डी लिखा हुआ वो दाया है। बी इस तरफ लिखा हुआ वो बाया है, डी इस तरफ लिखा हुआ है ये दाया है, ठीक है। ऐसे ही याद रख लेना। तो ये चीजें जो है, दिशा का ज्ञान आप लोग ऐसे, अपने बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो बच्चों को भी इस तरीके से सिखा सकते हो कि भैया ऐसे याद रखा जाता है, ठीक है ना। अब ये फिर आगे निकलती है, यहाँ पे देखो हेमावास की पहाड़ियों से आने वाली आपके बांडी नदी इसके अंदर मिलती है। कहां मिलती है, दुद्दाड़ा के यहाँ पे। इस बांडी की सहायक है गुया नदी, और पाली से ही आने वाली मीठड़ी नदी इसके अंदर मिलती है। सब बाएं से मिल रही है। देखो देसूरी की पहाड़ियों से आने वाली, देसूरी नाल भी है यहाँ, देसूरी की पहाड़ी से आने वाली सूकड़ी नदी। अब राजस्थान की ज्यादातर नदियां सूकड़ी और खारी कहलाती है, क्योंकि इनकी प्रकृति ऐसी है, एक तो खारी रहती है, एक सूखी हुई रहती है ज्यादातर। तो सूकड़ी नदी ये समदड़ी बाड़मेर के अंदर मिल जाती है। फिर यहां से ये देखो गोरिया भीमाड़ा से यहां से आने वाली जवाई नदी, और जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध भी बना हुआ है, जो यहाँ गांधो बाड़मेर के अंदर मिल जाती है। फिर सिरोही से आने वाली खारी नदी, और जालोर से आने वाली सागी नदी, और फिर बाद में ये ले जाती है कच्छ के रण में अपना पानी। है कितनी टोटल, 495 और 330 है राजस्थान के अंदर। और ये पाडलू यहां से आती है, और खेजड़ली खुर्द काकेलाव के अंदर ये यहाँ पे जोधपुर में इसमें पानी मिला देती है। कौन सी, ये जोजड़ी नदी है। और याद रखनी हो ना लूनी की सहायक नदियों की, तो ज्यादातर जो है ई की मात्रा वाली है। मीठड़ी, लीलड़ी, सागी, ठीक है ना, खारी, जोजड़ी, सबके अंदर जवाई, सबके अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ये शॉर्ट तरीका है लिखने का, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट लो। एडी चीजा थान मिले कौन, ठीक है। ये सहायक नदी याद रखने का बेस्ट तरीका है। मैंने दो तरीके से सहायक नदियां याद करवाई है, एक तो ट्रिक के माध्यम से, दूसरा आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से, तीसरा कि जैसे लिखा हुआ होता है किताब में रट्टा मारो बस। और तो क्या है, कोई कहता है गुरुजी वो डायग्राम याद नहीं वे की कौन, ट्रिक को याद कर ले। गुरुजी ट्रिक ही याद को नहीं वे की कौन, तू रट्टो ही मार, क्योंकि तेरे इन अलावा थाले पड़े कौन, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं। चलो वापस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा गला कर लूं जिते। जब ये क्लास ली थी तो मैंने पूरा डायग्राम बनाना सिखाया था और साथ साथ में बनाया था। अब कभी वापस अफवाह तंत्र पढ़ाएंगे ना आगे, तब आप लोगों के फिर से बना देंगे। चलिए अब अपन चलते हैं अपने वापस उस प्रश्न पे। कहां रह गया अपना प्रश्न, कितनी मेहनत करनी पड़े रहे तो थे, शेयर नहीं करो तो भी कट गयो रे। लूनी नदी की सहायक यही था क्या, हाँ ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम यानी मानव निर्मित, ठीक है, जिसको इंसानों ने बनाया है। प्राकृतिक यानी देवता निर्मित, जिसको कुदरत ने बनाया है। अब कुदरत को किसने, देवताओं ने, भगवान ने बनाया। तो यहां पे बताओ राजसमंद या तो राज सिंह जी बने या तो है कौन, ठीक है। नक्की झील, अच्छा राज सिंह जी तो बना ही है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी पूछी है, ठीक है ना, सॉरी ये राजसमंद झील है, ये भी कृत्रिम ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी के अंदर नहीं है। नक्की वैसे देखो है ना एक क्रेटर झील है। क्रेटर और कल्डेरा दो तरह की झीलें होती है जो ज्वालामुखी क्रियाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है। कल्डेरा ज्वालामुखी के बड़े मुख से निर्मित, क्रेटर ज्वालामुखी के छोटे मुख से निर्मित। ये एक तरह की क्रेटर झील है, लेकिन किंवदंतियां ये कहती है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है, ठीक है। जयसमंद और कायलान अब देखो ये सारी की सारी वैसे देखे जाए ना तो ये देखो ये भी कृत्रिम है, ये भी कृत्रिम है। अब ये कायलाना झील जो है ना, इसका निर्माण कायलाना सर प्रताप सिंह
प्रताप सिंह द्वारा ये टाइम पीरियड है 1892 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। इसके किनारे ही एक बहुत शानदार पार्क बना हुआ है जिसका नाम है माचिया सफारी। माचिया सफारी मैं गया हुआ हूं, यहाँ अभी जोधपुर बीच में घूमने गए थे ना, तो यहाँ से माचिया सफारी की फोटो लगाया तो बच्चों के ओल्ड पे बहुत आए कि गुरुजी हम तो ये पास में रहते थे। आज सिटी पार्क पढ़ाया सुबह तो उसके भी ओल्ड पे आ गए, गुरुजी सिटी पार्क के पास ही हमारा घर था, बताते नहीं हो क्या बता रहे हैं, मजबूरियां वे कई चीजें, ठीक है। तो ये कभी आऊंगा तो फिर बता के भी आऊंगा उस उद्देश्य से, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है फास्ट शेड्यूल रहता है, निकलना होता है वापस, क्योंकि क्लासेस फिर चल रही है, नहीं क्लासेस नहीं देंगे तो भी जो है स्टूडेंट। फिर देखो यहाँ पे इसका उत्तर है जयसमंद झील, ठीक है। इस झील को, जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। ढेबर नामक दर्रे से निकलती है, इसलिए बता देते हैं कि इसका नाम क्या है, ढेबर झील भी है। इसके अंदर से दो नहरें निकलती है, श्यामपुरा और भाट, श्यामपुरा व भाट नहरें, ठीक है। और क्या याद रखोगे, जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह जी ने करवाया, उदयपुर के मेवाड़ के शासक जय सिंह जी ने करवाया है। ये तो देखो जयसमंद नाम मिलता है तो वैसे भी आपको याद रह जाएगा, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना कि सबसे बड़ा कोई घर के सदस्य होना तो उससे कहते हैं बाबा, और जो छोटा बच्चा हो या छोटी बच्ची उसे कहा जाता है प्यारी। तो बाबा का भाखड़ा और प्यारी दो टापू, वैसे तो 7 टापू है, लेकिन सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा प्यारी। तो यहां पे और क्या ध्यान रखोगे, बाबा का भाखड़ा, बाबा का भाखड़ा और प्यारी, ये क्या है, टापू है। वैसे 7 टापू है इसके अंदर, ठीक है। आइसलैंड रिसोर्ट भी है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने की। तो जितना आपने देखो मैं जैसे बोलता हूं वैसे आप लोगों की रिवाइज होता होगा और होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। जब रिकॉल होगा तभी पता चलेगा हाँ जयसमंद के अंदर, ठीक, ओके। चलिए ये हो गया, नक्की के बारे में मैंने बता दिया, राजसमंद के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, और कायलाना के बारे में आपको बता दिया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले फटाफट। चलो भाई नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आ गए अपने फैक्ट वापस, ठीक है। बीच बीच में मैंने फैक्ट डाले ताकि आप लोगों के देखो पढ़ने का एक रुचि भी बनी रहे, और आप लोगों को यूं होना चाहिए कि अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, प्रश्न आएगा कि क्या आएगा। वो जब रहेगा ना तो उस क्लास की अहमियत है कि अब कौन सा प्रश्न आने वाला है, ये उत्सुकता होनी चाहिए। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाइट्रोजन। N2 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन युक्त खाद, नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है मोती झील, ठीक है। भरतपुर जिले के अंदर है, अजान बांध से पानी भी इसके अंदर ये संबंधित रहा है, और सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। भरतपुर और धौलपुर दो जाट रियासतें, जाट रियासतें, कौन सी, धौलपुर और भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर। अब मोती झील से संबंधित यह ध्यान रखना कि सूरजमल जाट, सूरजमल जाट। वैसे सूरजमल जाट भरतपुर पढ़ोगे और सूरजमल जाट नहीं पढ़ोगे तो होगा ही नहीं काम, क्योंकि जाटों का अफलातून शासक कहा है, तो अफलातून शासक को तो पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी थाले पड़ेगा, है ना। तो इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहां, पुष्कर झील। कहां पे, पुष्कर झील। राजस्थान की मीठे पानी की प्राकृतिक यदि कहे जाए तो सबसे बड़ी झील है, प्राकृतिक यानी कि ये कल्डेरा से निर्मित है, ठीक है ना, सबसे बड़ी झील है। और इसे, इसके तो बहुत सारे नाम है, इसे क्या कहा गया, इसको देखो 52 घाट झील, 52 घाट झील, और पंचम तीर्थ, पंचम तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज का राजा नहीं, राज, राज का गुरु। और एक और नाम है तीर्थों का मामा जी, तीर्थों का मामा, ठीक है। और इसके तो बहुत सारे, इसके अंदर जैसे इस झील की सफाई का ठेका जो है वो कनाडा देश को दे रखा है, कनाडा की सहायता से इसकी सफाई की जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है रंगीन मेला बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन रंगीन मेला बढ़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके जैसी जैसी एक झील है कोलायत, वो कोलायत भी इसके जैसी जैसी, वो भी 52 घाट झील है, ठीक है। चलिए, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा 2 जगह है, एक तो आपके उदयपुर के अंदर और एक जालोर के अंदर। होता कुछ नहीं था, शर्तें लगाते थे राजा महाराजा बैठे बैठे कि ऐसे कर दिया तो आधा राज तेरा। फिर देखो
नट और ये जो होते थे इनकी ये कलाकारी थी, इनका हुनर था, रस्सी पे चल लेते थे, फिर एक दूर से दूसरे जगह रस्सी बांधते, फिर देखते क्या अधो पार कर दियो। अब राजा जी तो क्या करे, राजा जी की नहीं कर सके, राजा जी तो बैठा देखे क्या हम राज जा सके। सामंत जी को क्या राजा जी शर्त लगा दी, हम राजकाट जा तो रही, इन रस्सी काट दो, रस्सी को काट देते और वो वहां पे नीचे गिर के मर जाती। दो जगह ये घटना हुई है, एक जगह थी गल की और एक जगह थी सिंगारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये ध्यान रखना, पिछोला झील के किनारे इसका स्मारक बना हुआ है, यही घटना थी। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड, अभी बताया आपको जयसमंद झील है, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झीलें ज्यादा पाई जाती है? देखो दो तरह की ये अस्थायी झीलें हैं ये, एक तो होती है प्लाया, ठीक है, और एक होते हैं रण या टाट। रण या टाट, ये प्लाया जो है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है ना, बड़ी होती है, और रण या टाट जो है ना ये छोटी आकार की होती है, और छोटी आकार की होती है। रण या टाट छोटी आकार की होती है, तो प्लाया क्या है, बड़े आकार की होती है, यानी कि ये प्राकृतिक एक तरीके से रहती है, इसलिए बड़े आकार की प्लाया झीलें कहलाती है। लेकिन छोटे आकार की जो होती है, अब ये इसमें प्राकृतिक भी आती है और कृत्रिम भी आती है इसके अंदर, ठीक है ना। और रण या टाट वैसे तो ज्यादातर तो प्राकृतिक ही है, लेकिन है कैसी, अस्थायी है, जहां पे रेगिस्तान के धोरों का पानी जहां जमा हो जाता है, ये प्लाया झीलें। सबसे ज्यादा प्लाया झीलें कहां है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और इनका छोटा रूप कहलाता है रण या टाट कहलाता है, ठीक है ना। पोखरण, बर, ये अपने बहुत सारे बाप, थोप वगैरह ये सारे जो है ये रण क्षेत्र है। तो ये कहां है सबसे ज्यादा? जैसलमेर के अंदर। और पालीवाल ब्राह्मणों के कारण इसका नाम पड़ा प्लाया जिले। चले आगे। नेक्स्ट, राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग की नसें खींचने वाला प्रश्न है। खिंचाओ, देखे बताओ इसमें से कौन सा, बताना क्या है। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है जो, वो नदी युग्म बताना है। चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूणी, पार्वती कांतली। अब युग्मों पे ध्यान नहीं दिया तो सारे ही सही लगेंगे और सारे गलत लगेंगे, असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो उद्गम स्थान सबके ध्यान होने चाहिए। अब माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम कहां होता है? देखो सबसे पहले तो यहां पे यदि देखें, चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, तो इसका उद्गम कहां से हुआ? एमपी से। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, यानी कि इसका उद्गम कहां से हुआ? राजस्थान से हो रहा है। माही नदी का उद्गम अमरोरू की पहाड़ियां, धार एमपी से। कहां से होता है? धार एमपी से। चंबल अभी अभी अपन ने पढ़ा कि जाना पाओ की पहाड़ियां एमपी से। काली सिंध बागली देवास एमपी से, बागली देवास एमपी से। लूणी अजमेर राजस्थान से, ठीक है, ठीक है। चलो पार्वती नदी, ये पार्वती नदी ये भी उद्गमित होती है एमपी से, ठीक है। और कांतली नदी ये जो उद्गमित होती है खंडेला की पहाड़ियां, सीकर यानी कि राजस्थान से। अब जहां पे दोनों जगह एमपी आया वो आपका उत्तर है, और इस तरीके से उत्तर निकाले जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये तरीका भी आना चाहिए। अब देखो यहां पे एमपी और यहां पे राजस्थान, तो ये उत्तर नहीं है, ठीक है। यहां पे एमपी और यहां पे राजस्थान, ये उत्तर भी नहीं है। यहां पे एमपी यहां पे राजस्थान, ये उत्तर भी नहीं है। और ये उत्तर है क्योंकि माही और चंबल दोनों ही दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। आयो मुझे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा दिखता है, लेकिन जब ऐसे प्रश्न गलत हो जाए ना तो मतलब मारवाड़ी में क्या, रोतान रोज ही नहीं आवे, यानी रोना तो चाहता है लेकिन रोना ही नहीं आएगा फिर, यह ऐसा प्रश्न है। चूलिया जलप्रपात सभी का सही होना चाहिए। बताओ चूलिया जलप्रपात किस पे? माही पे, लूणी पे, चंबल पे या सोम पे? कमेंट खड़काओ रे कट्टे है। वो है बिल्कुल, कहां है ये? चंबल नदी पर है। यदि इसकी बात करें तो ये कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी ध्यान रखनी जरूरी है। कितनी है? 18 मीटर, 18 मीटर ऊंचा। एक फैक्ट तो ये। दूसरा फैक्ट इसमें यह ध्यान रख लेना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे बड़ा कह सकते हो, सबसे ऊंचा कह सकते हो, सबसे बड़ा जल प्रपात। प्रपात किसको कहते हैं? मैं मतलब छोटा था ना, जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था। जब मैं छोटा बच्चा था तो इस प्रपात को प्रताप पड़ता था, ठीक है। कितने जनों के साथ में हुआ ऐसा कि ये प्रताप को, प्रपात को प्रताप पढ़ना, ठीक है। बंदरगाह को बंदरों के रहने की जगह समझना,
ये सारी चीजें बचपन है, ये बचपन में बहुत होता है। और जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये चीजें स्टोरी शेयर करता हूँ बच्चों के, उनका भी मतलब भापता हूं मैं कि ये क्या समझते हैं। तो हकीकत है कि अपना बचपन है वही उनका भी बचपन है, अपना जो रहा है वो उनका भी रहता है। तो ये जल प्रपात है, ठीक है। प्रपात क्या होते हैं? झरने, ठीक है। तो ये क्या है? 18 मीटर ऊंचा है और ये कहां है? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लसावरी नदी का उद्गम किस जगह से होता है? देखो सबसे पहले तो मैं इस लसावरी नदी में आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं। इस नदी को रूपारेल नदी भी कहा जाता है, रूपारेल नदी भी कहा जाता है। और जिसने पहले वाली अगर क्लास देखी होगी मेरी, उसको बहुत अच्छे से एक स्टोरी सुनाई थी, वो ट्रिक याद होगी उसे, ठीक है ना। तो वो सीधा यही इस उत्तर पे पहुंच जाता है फिर, ठीक है। कहां है? सवाई माधोपुर, थानागाजी के पास, सकरा बांध या सीकरी बांध, पाली जिले में, या हेमावास बांध से? बताओ कहां से है? बिल्कुल सही उत्तर है इसका थानागाजी अलवर से। उद्गम तो होता है अलवर से। अच्छा, ये सकरा बांध भी आ सकता है लिखा हुआ, और सीकरी बांध भी आ सकता है, सीकरी बांध भी आ सकता है। इसी का नाम रूपारेल भी है। और उद्गम तो यहां से होता है और अंत जो है वो कुशुलपुर, भरतपुर के पास कह सकते हो आप, कुशुलपुर भरतपुर के पास। तो ये थानागाजी अलवर से निकलने वाली नदी है जिसको रूपारेल नदी भी कहते हैं, और ये अंतःप्रवाही नदी है, ठीक है। चलिए, एक अंतःप्रवाह की है ना, मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। अंतःप्रवाही नदियां, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना। सात है, ठीक है ना, ये याद रखना। घसा, मेरू, काकारू, ये यदि याद रह गई तो फिर आपके गलत नहीं होगा। फिर देखो, सबसे बड़ी भी कह दो या सबसे मुख्य भी कह दो, तो वो तो है आपके घग्गर नदी, घग्गर नदी। फिर यहां से आएगी साबी नदी, सागी नहीं है, सागी तो लूनी की सहायक है, जालोर से निकलती है, ये है साबी नदी, ठीक है। फिर यहां से आएगी मेंथा नदी, मेंथा नदी। फिर यहां से आएगी रूपनगढ़, रूपनगढ़, ठीक है। यहां से आएगी कांतली, कांतली। एक का और है तो कांकनी, ठीक है। और एक रू और है तो रूपा रेल, रूपा रेल। और इस तरीके से ये सातों सात नदियां आपको याद हो जाएगी। और अंतःप्रवाह की, जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी अंतःप्रवाह की नदी है या नदी नहीं है, जब आपको ये प्रश्न पूछेंगे तो यहां से आपके क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई नेक्स्ट, आगे वापस फैक्ट आप लोगों के। अनास, ईरू, सोम, जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? माही नदी। इसकी भी एक ट्रिक देता हूं माही की, ठीक है। ए सोम या ले सोम कर देना, क्योंकि लाखन नदी भी है एक, लाखन। ए सोम या ले सोम कर देना। ए सोम, ए ईरू, अब चुपचाप रह जा, चुपचाप रह जा। ये जिन्हें याद रहती है ना, उनके नदियों वाला जो भारी टॉपिक कहते हैं वो यूं चुटकियों पे याद रहता है ये टॉपिक, और हमेशा थोड़ा सा रिवीजन किया और सीधी पुटअप होती है, और कहीं पे कंफ्यूजन या कहीं पे गलत होने के चांसेस नहीं रहते। अब यहां से देखो, एरन, ठीक है, सोम तो है ही, सोम, एराव, ईरू, ऐसे की ऐसे ईरू, अनास, चाप, चाप की जगह आपको क्या लेना है? छाप, ठीक है। इस रह को उल्टा करना है, और हरण, और इस जा से जाखम। जो नए देख रहे हैं ट्रिक के स्क्रीनशॉट लेते रहना। कौन सी नदी अंतःप्रवाहित नदी नहीं है? अब इसमें पुरानी वाली जो आपको ट्रिक बताई पिछली स्लाइड पे, वो काम आएगी, गजा मेरू काकारू वाली, ठीक है। तो उसमें साबी आ गई थी, कांसली आ गई थी, काकनी आ गई थी, खारी नहीं है, खारी नहीं है, ठीक है ना। इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी खारी ये नहीं है, ये बनास की सहायक नदी है, तो यहाँ पे ये खारी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल, ये आ गया वापस फैक्ट।
नदियां प्राय समुद्र में मिलती है, किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती, इन्हें नहीं मिलती है। भारत में कुछ ऐसी नदियां कौन से राज्य में? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान देखो सीधा ही है ना, समुद्र से टच में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अंत प्रवाह की ज्यादा है नदियां। 60% जो जल है वो अंत प्रवाही नदियों के अंदर ही है ना। अफवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है चंबल, लूणी, बनास, माही। अब इसमें दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अफवा क्षेत्र से दो तरीके से बनते हैं, एक में तो क्रम आता है चंबल, लूणी, बनास, माही, चलू बमा। एक में आता है आपके दूसरा क्रम आता है बलूचमा आता है एक में, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि दो तरीके से कैसे बनता है। मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, पहले भी डाला था इसको, क्या मुख्य अंतर है वो मैं विद डिटेल और विद प्रूफ उसके अंदर डालूंगा, और उसको चेक कर लेना ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। याद रखना, इसका मैं भी डाल दूंगा, मैं याद रखूंगा। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है, सरस्वती नदी। और ये जो है कुल मिला के ये सरस्वती क्या, ये गग्गर वाली जो नदी है ना, यही है। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वहां से बहते हुए पंजाब, हरियाणा और फिर अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ में ये तलवाड़ा झील का निर्माण करके फिर श्रीगंगानगर मतलब बहुत ज्यादा पानी आए तो सूरतगढ़ तक जाती है, और भी ज्यादा बाढ़ की स्थिति हो तो फिर पाकिस्तान, बाढ़ आए तो पाकिस्तान को बहा के ले जा, ठीक है, अपने यानी, तो ये फिर पाकिस्तान में वहां जाती है और फिर जो है फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। और पाकिस्तान में इसके पानी को जब बाढ़ आती है तो हकड़ा कहा जाता है इसके क्षेत्र को, अपने यहाँ पे इसके पार्ट को नाली वगैरह ये कहते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? लूणी नदी है, ठीक है। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांतली, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से मडरेला गांव झुंझुनू तक बहती है, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे, हतमती, मेशवा, मालम, बैतरक आदि नदियां किसकी सहायक है? साबरमती, माही, पश्चिमी बनास या काली सिंध? देखो माही में तो अपने माही की तो अभी मैंने आपको बताई है वैसे, ठीक है। काली सिंध की दो आपको मुख्य ध्यान रखनी है, एक तो आहू और एक परवन, आहू और परवन, ये ध्यान में रखनी है। फिर परवन की ओर है जिसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, वो धार छापी वगैरह, वो है नेका दाचा, ठीक है, काली खो और ये सारी इसकी। अभी मैं लास्ट में जो डायग्राम बताऊंगा उसके अंदर वापस एक बार आपको कवर करवा दूंगा। यहाँ पे पश्चिमी बनास की जो है ना वो ध्यान रखना, यहाँ पे शिपू नदी, ये पश्चिमी बनास कहां से निकलती है? नया सानवाड़ा सिरोही से उद्गम होता है। माही का तो आपको बता दिया, मेहत झील वगैरह ये। इसका जो सही उत्तर है वो है साबरमती, ठीक है। और साबरमती कैसी नदी है आपको पता है? साबरमती तो यार गद्दार नदी है राजस्थान के लिए। गद्दार कैसे? उद्गम यहां होता है, पानी यहां का, फायदा गुजरात को। अपने यहाँ तो 45 किलोमीटर ही बहती है, पदराला की पहाड़ियां, उदयपुर से 5 नालों के रूप में इसका उद्गम होता है। और यहाँ पे तो मतलब है टोटल कितनी? 416 किलोमीटर है टोटल। कितना है कुल लंबाई 416, लेकिन राजस्थान में तो सिर्फ बहती कितनी है? 45, यानी कि और मोर ले जाए पूरा राजस्थान 45 किलोमीटर बहती है, वो सारा ही इकट्ठा करके ले जाती है फायदा गुजरात को, ठीक है। ये वहां ले जाती है, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये ध्यान रखना। पदराला की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के अफवाह को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ये प्रश्न सिंपल है लेकिन अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर देखो, आप लोग कमेंट करो जितने में यहां पे आपको कुछ बताता हूं। राजस्थान के अफवाह को कमेंट करके बता दो पहले फटाफट कि कितने भागों में बांटा गया, फिर मैं आपको बढ़िया जानकारी देता हूं और याद करवा दूंगा। तीन भागों में बांटा है, ठीक है, 3 भागों में। नंबर 1 आंतरिक अफवाह, नंबर 2 अरब सागरीय अफवाह, नंबर 3 बंगाल की खाड़ी अफवाह लिख देता हूं सीधा, ठीक है, अफवाह। और की है कि और भी है क्या कोई? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अलावा कोई है कि गुरुजी मैक्सिको की खाड़ी में ले जाए,
एओपी है? नहीं है, यानी कि ये 3 है, पहले तो ये ध्यान रखना है। अब सबसे ज्यादा, यानी कि यहां पे इन 3 भागों में तो बांटा, सबसे ज्यादा 60% जो है ना वो आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। उसके बाद में 16% जो है वो ये अरब सागरीय नदियां हैं, और इसके बाद में 24%, देखो 24 और 16 ये हो गए आपके 40, और ये 60, ये है बंगाल की खाड़ी की। अब 24 और 16 में कंफ्यूजन होता है, इसको कैसे ध्यान में रखोगे? तो देखो अपने यहां पे यदि देखा जाए तो आपको अभी मैंने डायग्राम ऐसे बना के यहां बताया था, अपने यहां पे पास में कौन सा पड़ेगा? अपने ए पास पड़ेगा, ठीक है, अरब सागर अपने पास पड़ेगा, यानी कि अपने को अरब सागर तक जाना है, और अपन कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो देखो साथ में खाने पानी की व्यवस्था करके चलते हैं। अरब सागर तक जाना है तो अपन पास में जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वहां पे अपन पानी लेकर चलेंगे कम, यदि जाना है तो, है ना, तो कम पानी लेकर चलेंगे। तो यहां पे जो कम पानी लेकर चलेंगे यानी कम वाला जो है वो अरब सागरीय है, और बंगाल की खाड़ी बहुत दूर पड़ती है, वहां तक पहुंचना है तो ज्यादा पानी लेके जाएंगे, तो वहां पे ज्यादा लेकर जाएंगे, तो 24% वहां है। तो इसमें दो में कंफ्यूजन होता है, उन दोनों को ऐसे याद रखना है, बाकी की दैंड निकल लेनी है। बाकी यदि आपको यह पूछे कि निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की नदी है, या आंतरिक अपवाह की नदी है, या अरब सागरीय नदी है, तो देखो आंतरिक अपवाह वाली मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है। एक अरब सागरीय और बता देता हूं, इससे क्या होगा, आंतरिक अपवाह की याद है, अरब सागर की याद है, तो बंगाल की खाड़ी वाली की ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो बचेगी वो बंगाल की खाड़ी की है। तो इसकी ट्रिक याद कर लेना एक और, वो है बिल्कुल बिल्कुल आसान, मासोसा जापो, ताम्र लिख रहा हूं लेकिन ऊपर वाला र हो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जैसे पदेन और रेफ, ऊपर लगता है रेफ, नीचे पदेन, ये र भी अलग अलग होते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता। मासोसा जापो ताम्र लूणी, ये याद रख लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, ये कम नदियां ही है तो ये अच्छे से याद हो जाएगी, और बाकी का आपके काम हो जाएगा बिल्कुल ही आसान। अब ये क्या है, मासूसा, यानी कि मां से तो आएगा आपके माही नदी, ये अरब सागर में ले जाएगी। यहां से आ जाएगा सोम नदी जो इसकी सहायक ही है, ठीक है। यहां से आ जाएगा साबरमती नदी, साबरमती नदी, ठीक है। यहां से ये जा से आ जाएगा आपके जाखम नदी, जाखम। ये प से क्या लेना है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, बनास मत लेना, पश्चिमी बनास अलग है, बनास अलग है। बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, पश्चिमी बनास निकलती है नया सानवाड़ा की पहाड़ियां सिरोही से, ठीक है। ये और ये जो है ना, ये भारत की नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं ताप्ती और नर्मदा, क्योंकि ये यहां पे आपके काम की नहीं है, लेकिन ट्रिक भारत का भी पढ़ो तो फिर ये काम की है। और एक जो है ये लूणी तो है ही, तो बस इनके अलावा, और आंतरिक अपवाह की बता दी, इन दोनों के अलावा जो निकलेगी वो बंगाल की खाड़ी की। तो बिल्कुल ही आसान हो गया काम, और इस तरीके से भूलोगे तो नहीं, और गलत सवाल होगा नहीं। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है, बताओ, यानी नागौर में, नागौर से कोई लेना देना नहीं है इसका, कौन सी नदी है, लूणी, मेंथा, जोजड़ी या अलनिया? किसी ने इस क्लास को ही ध्यान से यदि देखा हो ना तो उसके उत्तर सही है, बताओ। देखें, देखो यहां से एक चीज और याद आ रही है, एक सांबर झील जो है ना, सांबर झील में गिरने वाली नदियां। अब सांबर झील में गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें ऐसे याद रखना, मेथी कैसी होती है, मेथी कैसी होती है मुझे बताओ, मेथी कैसी होती है, खारी, कैसी होती है, खारी, कड़वी होती है, कैसी होती है, खारी। तो क्या याद रखोगे, खारू, मारवाड़ी में खारी खारू कह दिया करे, खारू मेथू, खारू मेथू, या मेथी लिख लेना, खारू मेथू खादू, मारवाड़ी के अंदर खादू सा, खारू मेथू खादू सा, ठीक है। खारू मेथू खादू तो जीव दोरो ही हुई, खारू मेथू खादू सा। अब देखो सांबर झील की प्रकृति कैसी है, खारी है, तो खारे से खारू याद आ जाएगा। मेथी कैसी होती है, खारी होती है, किस काम में आती है, खाने के काम आती है। और साथ तो अपा राजस्थानी तो लगा ही, हाँ सम्मान देना ही तो वो हमारी आदत ही है शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब क्या आएगा यहाँ पे, खारी। अच्छा खारी है ना, बहुत सारी नदियों के नाम है खारी, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर वहां पे भी खारी है, ये भी खारी है। ये यहाँ पे भी खारी इसलिए है क्योंकि राजस्थान की ज्यादातर नदियों की प्रकृति होती है ये,
तो खारी, इससे रूपनगढ़, यहां से मैंथा और यहां से खंडेला या खंडेला दोनों कर लेना, ठीक है। ये 4 नदियां हैं और ये चारों जो है सांबर झील के अंदर गिरती है। इस सा का क्या मतलब है? इस सा का मतलब है सांबर। ये चारों नदियां सांबर झील के अंदर अपना पानी ले जाती है, सांबर झील के अंदर गिरती है, ठीक है। जिसमें से ये रूपनगढ़ जो नदी है ना, इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित, निम्बार्क संप्रदाय, वेदा भेद द्वैता द्वैत हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, जिसके इतने सारे नाम है, सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर प्रधान पीठ है इसकी, वो इस नदी के किनारे, रूपनगढ़ की जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इसके किनारे है, ठीक है। ये ध्यान रखना। मैंथा जो है वो मनोरपुरा की पहाड़ियां से निकलती है। इतने प्रश्न बनते हैं अफवाह में, इतने बनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे बनते हैं। अब कितने बताएं, इसीलिए डेस्क्रिप्टिव क्लासेस पहले यदि पढ़ी है और वन लाइनर यदि आपके पास में है तो आपका काम रिवीजन में तो बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ मेरे फायदे के लिए नहीं है, स्टूडेंट का सीधा फायदा है। जिसके पास भी है, नहीं है तो आसपास से मांग के पढ़ लेना दोस्तों के, नहीं है तो हाथा जोड़ी कर लियो, पग पड़ जियो पढ़ ली, लेकिन वन लाइनर मिल गया तो मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, विश्व, राजस्थान और पॉलिटिकल चुटकियों में और बहुत फास्ट स्पीड से कवर हो जाएगी। रिवीजन और रिकॉर्ड रहा है हर एग्जाम में 85 से 90% प्रश्नों को कवर करने का। ये आप लोगों का प्रेम है और हमारा सौभाग्य है कि एक पतली सी किताब जो है वो इतना काम कर लेती है। अब देखो मिल जाए आसपास, मैंने बता भी दिया था, दुकानों पे कोई बची हुई खोपचे में पड़ी और दे दे तो किस्मत है, बाकी नहीं मिले तो दोस्तों हाथ जोड़ी करनी है, पर पढ़नी है, पढ़ने मिल जाए अगर तो पो बारे 25 लीला लहर हो जी। तो यहां पे जो है इसका उत्तर है आलनिया नदी, क्योंकि आलनिया नदी कहां अभी अपन ने पढ़ा है, कोटा बूंदी से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अब जोजड़ी लूनी की सहायक है और ये मैंथा और लूनी, मैंने इसकी व्याख्या बहुत बता रखी। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, याद आ जाता है तब तो मैं दे देता हूं मौका। निम्न में से बाई तालाब झील कहां स्थित है? यह आया हुआ प्रश्न है, ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं सीधा बता दूं, बाई तालाब बांस से बांसवाड़ा, ठीक है, ये बांसवाड़ा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कोई ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है, ये बताना है, ठीक है। चंबल, माही, बनास, खारी। अब यदि अरब सागर या अपवा की ट्रिक याद हुई है आपको, मासोसा, जापो, ताम्रलूनी, तो मां सबसे पहले ही मां, ठीक है, तो माही अरब सागर की है, तो ये नहीं है। बाकी चंबल, बनास और खारी ये सब जाएगी बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है। चले आगे, चलिए फैक्ट आ गए वापस से आपके पास। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खम्बात की खाड़ी में ले जाती है वो है आपकी माही नदी। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना कि सुजलाम सुफलाम क्रांति, सुजलाम क्रांति का संबंध रहा है, ठीक है। और क्या याद रखोगे, बेणेश्वर, डूंगरपुर, ये मतलब त्रिवेणी है यहां, ठीक है। बनास अपने क्या कहते हैं, बनास माई और बनास क्या, माई, सोम और जाखम, 3 नदियां, ठीक है, ये बेणेश्वर में। अब बेणेश्वर में है ना, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला नवटापुरा के अंदर है। और आज सुबह जो करंट वाली क्लास करवाई थी उसके अंदर ही मैंने बेणेश्वर वाला मेले का बताया था, 5 फरवरी को इस बार भरा था, क्योंकि फरवरी की करंट की क्लास ली थी आज, उसमें बताया था। तो ये साथ साथ में वो भी ध्यान हो जाए, करंट की क्लास से देखते चलना, बाद में फिर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना। साथ साथ में आपको तो कहीं भटकना ही नहीं है, सब चीजें आपको पक्की पक्की मिल रही है, सिर्फ देख के नोट डाउन करना है बस। तो ये चीजें, बाकी तो देखो व्याख्या खूब होती है। आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है, बेड़च। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, पहले उदय सागर झील के अंदर गिरती है, फिर यहां से जब निकलती है तो बेड़च इसका नाम हो जाता है, और फिर जाके वापस वही बनास नदी के अंदर, अभी मैं बताऊंगा डायग्राम पे, उसके अंदर मिल जाती है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में
पूर्व से पश्चिम यानी कि इस दिशा में चलना है, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा, यानी चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध में बताना है। तो सबसे उधर यदि देखा जाए तो फिर पार्वती, फिर काली सिंध, फिर चंबल और फिर बनास। बनास अपने इस तरफ है, राजसमंद से उद्गमित होती है, तो फिर इस तरफ है। तो इसके क्रम में तो आपको इस तरीके से क्रम, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और थोड़ा सा डायग्राम याद होना चाहिए, तब जाके आप इसका क्रम निकाल लोगे, ठीक है। क्रम में क्या करेंगे, आगे पीछे वाली नदियों का ध्यान रखें, सबसे पीछे कौन सी दे रखी, सबसे आगे कौन सी दे रखी, बीच वाली का तो वैसे ही आपको आइडिया आ जाएगा। लूनी को निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूनी की होना चाहिए, ठीक है। बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी, जवाई। अब देखो ये जोजड़ी है अपने, अच्छा प्रश्न क्या पूछा है कि सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला, ये जो अपने आगे प्रश्न आया था वही है, तो इसका उत्तर जोजड़ी है, यानी कि ये पाडलू की पहाड़ियां वहां से आती है, नागौर से, अरावली पर्वतमाला से नहीं आती है। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहां तक पहुंच जाती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, यानी बाढ़ आए तो जाओ, बाढ़ आए तो पाकिस्तान, ठीक है, बाढ़ नहीं है तो अपर है, ये ध्यान रखना। मृत नदी और सोतर नदी वगैरह ये इसके नाम है, ताला नदी, मृत नदी, सोतर नदी, ये सारे अलग अलग है। राजस्थान का शोक भी कहते हैं इसको। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होगी तो बाढ़ कहां आएगी, बालोतरा में। अच्छा, बालोतरा में बाढ़ आने का कारण क्या है, पुष्कर में वर्षा हो रही है, यानी कि लूनी नदी में पानी ज्यादा आएगा। अब जहां बारिश हुई है ना वहीं बाढ़ नहीं आएगी, आगे जाके आएगी। क्यों, क्योंकि बाकी सारी नदियां भी आके जैसे जैसे मिलेगी वैसे जल स्तर बढ़ेगा। और बाढ़ कहां आएगी, जहां पे वो स्थान नदी के पेटे से नीचे होगा, यानी नदी के स्तर से नीचे होगा, और बालोतरा नदी के स्तर से नीचे है। क्यों बाढ़ आती है, क्योंकि नदी के पेटे से नीचे स्थित। ऐसे का ऐसे हनुमानगढ़ भी है, नदी के पेटे से नीचे स्थित है, इसलिए पुष्कर में ज्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ के खतरे कहां रहेंगे, बालोतरा के अंदर। बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, जब तक रहता है मीठा। चलो भाई नेक्स्ट, पहले इनको सेव कर देते हैं अपन। आया, आनंद आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। हम देखो हमारी तरफ से तो हमने पूरा एफर्ट डाल दिया, पहले भी डाला है, पहले भी आपको सारा पूरा कोर्स करवाया, अब भी दे रहे हैं, और मतलब साथ साथ में करंट की भी दे रहा हूं और ये भी दे रहा हूं। अब आप सोच सकते हो, स्लाइडें भी सारी मैं ही बनाता हूं, तो सोच सकते हो कि आप लोगों को ही समर्पित ये जीवन है। अच्छा, क्या मिलेगा मुझे, कुछ व्यूज मिल जाएंगे, कुछ दुआएं सबसे ज्यादा कीमती है, दुआएं मिलेगी। आप लोगों को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जीवन भर की नौकरी मिलने वाली है, आपके माँ बापों के मतलब सपने पूरे होने वाले हैं। तो फायदा किसको है, आप लोगों को, जिंदगी भर की नौकरी है। हल्के में मत लेना क्लासेस को, ठीक है ना। राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा सतही जल किसके अंदर है, तो सबसे ज्यादा सतही जल है ना, सबसे ज्यादा अपन को सीधी देखते ही पता चल जाती है कि चंबल नदी। क्यों, क्योंकि बाकी सारी नदियां देखो, बनास नदी अपने आप में देखेंगे तो बहुत विशाल नदी है, बहुत सारी नदियां खारी वगैरह ये सब उसके अंदर मिलती है, फिर बाद में ये बनास नदी जाके चंबल में मिलती है, यानी कि सतही जल की सबसे ज्यादा उपलब्धता किसके पास आ जाती है, चंबल नदी के पास। कहां आ जाती है, चंबल नदी। चलो मैंने यहां पे इसका उद्गम भी लिख देता हूं। जाना पाओ की पहाड़ियां कहां है, महू, एमपी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, मेजा बांध किस नदी पे है, यह प्रश्न बहुत बार आ गया, इसलिए इसको डायरेक्ट सही कर लेते हैं, कोठारी नदी पे है। और ये जरूर याद रखना कि इसको ग्रीन माउंट कहा जाता है, ग्रीन माउंट कहा जाता है। इसे ग्रीन माउंट कहते हैं, तो बताओ लघु माउंट किसे कहते हैं, लघु माउंट ये कल वाली क्लास में बताया था, पीपलूद को कहते हैं। किसको कहते हैं, पीपलूद को। और कहां है ये है हल्देश्वर की पहाड़ियां, हल्देश्वर की पहाड़ियां। हल्देश्वर की पहाड़ियां है ना, 7 पहाड़ियां एक साथ है। और हल्देश्वर की पहाड़ियां यदि पूछे कहां है, तो सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर। ये लिंकिंग प्रश्न है, लिंकिंग कैसे कि इसे ग्रीन माउंट का तो लघु माउंट किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए, तो ये चीज साथ में ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है, अच्छा प्रश्न, अरावली के पश्चिम में बहती है, बताओ आप उत्तर बताओ।
ये आपकी अरावली, ये आपकी अरावली। अब ये है पश्चिम दिशा, ये है पूर्व दिशा, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है? यानी कि अब भी यदि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई ए बी वाली, तो आप सही कर लोगे, कैसे भी प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाओगे। यानी कि आपको फिर अरब सागरीय नदियां ध्यान होनी चाहिए, तो पश्चिम में यदि बह नहीं है तो फिर वो होनी चाहिए। फिर यहां पे देखो कि पश्चिम में कौन सी जाती है, मासूसा, जापो, ताम्र, लूणी, तो ये लूणी। अब ये अजमेर की यहां पहाड़ी से निकल के और ये जालोर से होती हुई यहां से क्रॉस, ठीक है। बाकी बनास, पार्वती, चंबल ये सब जाएगी बंगाल की खाड़ी में, तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? चंबल नदी पर मुख्य 4 बांध बने हैं, ठीक है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। और मेरे जो होनहार जिजिडियंस हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरीके से याद है। ये याद है उन्हें, और ये याद है तो फिर उनका प्रश्न गलत किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्या है? गांधी सागर। 4 बांध है मुख्य रूप से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर, और कोटा बैराज। अब क्या गुरुजी, है तो यूं में याद रह जाए, ट्रिक रो काम यूं है कि क्रम से, ठीक है, क्रम पूछ लियो नहीं तो बकरी डिब्बे में आए। और ट्रिक मतलब यूं है कि क्रम याद करावा है कि क्रम है, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना, 100 किलोमीटर के दायरे में इसके 3 बांध पड़ते हैं, तो 4 बांध है। अब इसमें से कौन सा नहीं है इसके अंदर, बता दो कौन सा नहीं है? बिशलपुर, ठीक है। तो ये उत्तर आ गया आपके बिशलपुर बांध, जो इसमें से इस पे नहीं बना हुआ, आ गया निकल के। कौन सी नदी की बात हो रही है? चंबल। चलो भाई, लगे हाथों ये भी रिवीजन करवा दूं। जो नए हैं ना स्टूडेंट, उन्हें लगेगा कि सर ये क्या है, ये सब इतना कैसे याद होगा। भाई समय तो लगता है, लेकिन ये सही होने की गारंटी है कि ये सही होते हैं, उसके बाद में प्रश्न ये गलत नहीं होते। और अफवाह में इतना ज्यादा कंफ्यूजन चलता है कि मतलब परेशान हो जाते हैं। इसलिए फ्री टाइम पे यदि आपने क्लासेस देखी होती तो अभी तक तो काफी सारे बच्चे देखना कमेंट करके बताएंगे सर हमको एक एक चीज एक एक ट्रिक याद है, और मतलब ट्रिक पे पूरा जीके याद है, फिर और क्या चाहिए। ये क्रम है, और क्रम में मैं कह रहा हूं ना, कितने क्रम याद रखोगे बिना ट्रिक, कितने याद रह जाएंगे। इसका याद रखोगे तो लूणी का भूल जाओगे, लूणी का याद रखोगे तो बनास का भूल जाओगे, बनास का याद रखो इसका भूल जाओगे, बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए ये चीजें आसान हो जाती है। अब ये इसका क्रम है, ये क्या है? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और किसका क्रम है? चंबल का क्रम है। ये इस तरीके से अफवाह इस तरीके से बहती है, ये बस ये है, ठीक है। चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अपन आगे। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जानते हैं? अभी तो क्या है, बहुत फास्ट शेड्यूल के अंदर क्लास चल रही है। बाकी ये ऐसी ऑब्जेक्टिव क्लासेस तो मेगा क्लास के रूप में दियो ना, मैराथन, ये भी हालांकि लंबी होगी क्लास, ये भी 1 घंटे से तो ऊपर की है, लेकिन और भी थोड़ी सी मेगा क्लास दियो ना। अब जैसे मैं पूरी व्याख्या करके बता रहा हूं आपको, यदि सिर्फ प्रश्न टिक करने हो तो फटाफट हो जाए, लेकिन हर ऑप्शन से व्याख्या नहीं, हर प्रश्न से 5-7 फैक्ट निकल रहे हैं, तो इसमें क्लास लंबी हो जाती है। लेकिन अपने कहीं भी टाइम पास इसमें नहीं कर रहा है और नहीं करेंगे। लेकिन ये जब मेगा क्लास के रूप में आए तो प्रश्नों की संख्या और भी बढ़ जाती है। ऐसे कभी करेंगे आगे, जैसे समय आएगा तब करेंगे। अभी तो क्या है, थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करना है आप लोगों को। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जानते हैं? अभी बताया मैंने आपको, घग्गर नदी, ठीक है। इसे मृत नदी भी कहते हैं, इसे सोतर नदी भी कह दिया जाता है, सोतर नदी भी कहते हैं। इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, राजस्थान का शोक कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान का शोक क्यों कहेंगे? जैसे बिहार का शोक कोसी को कहते हैं ना, वैसे इसको राजस्थान का शोक कहते हैं,
क्योंकि बाढ़ की स्थिति में तबाही करती है। सूरतगढ़ के यहाँ देखो आसपास पानी पहुंचता है, बाढ़ की स्थिति में बहुत तबाही होती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ये, ठीक है, और बाढ़ आई तो पाकिस्तान। चलिए बाकी की मैं व्याख्या बता चुका हूं। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दो चीजें, राजस्थान राज्य में ही, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अंतः प्रवाह की नदी है, अंतः प्रवाह की नदी है। फिर पूर्णतः बहने वाली, यानी कि ये भी सिर्फ कहां बहेगी, अंतः प्रवाह की नदी है, यानी समुद्र तक तो पानी नहीं पहुंचेगा और बहती भी राजस्थान के अंदर ही है। यदि ये आता इसका प्रश्न सुनना कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो फिर वो होती बनास, क्योंकि बनास सबसे लंबी है, लेकिन वो अंतः प्रवाह की नहीं है। यहां पे सिर्फ राजस्थान में ही ये चीज है, तो यहां पे जब इस चीज को आपने पकड़ लिया तो आपका उत्तर निकल के आएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो इसमें ऑप्शन यहां पे मिसप्रिंट है, ये चारों के चारों नहीं है, इसका ऑप्शन होगा कांतली। इसका ऑप्शन क्या होगा? कांतली, क्योंकि राजस्थान में ही आ गया। यदि ये ही नहीं आता, ये निपात है, ही को निपात बोलते हैं, यदि ये ही नहीं आता तब आपके इसमें से बनास उत्तर होता, लेकिन राजस्थान में ही आ गया ना फिर, तो फिर क्या है राजस्थान में, यानी कि अंतः प्रवाह की नदी तो है ही, और अंतः प्रवाह की आ गया तो फिर आपके कांतली उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से खम्मात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। अब खम्मात की खाड़ी, एक तो देखो खम्बात की खाड़ी और एक कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण, ये दोनों ही किसके भाग हैं? ये दोनों ही भाग है अरब सागर के, अरब सागर के। यानी कि पूछा गया है कि अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नहीं पूछा, खम्बात की खाड़ी में पूछा है। तो यहां पे देखो, अब इसको एक बार दरकिनार करना, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके, है ना, तब आपके उत्तर निकल के आएगा। देखो गग्गर नहीं है, क्योंकि गग्गर तो अंतः प्रवाह की नदी है, ये तो ले जाती ही नहीं है। नर्मदा को अपन को लेना नहीं, क्योंकि ये भारत की है। ठीक है, चंबल बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी, इसका उत्तर आएगा आपके माही नदी। ठीक है, माही नदी। चलिए भाई नेक्स्ट, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? सांबर झील यदि देखा जाए तो इसमें 3 जिलों के मध्य इसकी स्थिति रहती है, एक तो जयपुर, अजमेर और नागौर। लेकिन यहां पूछा है सबसे ज्यादा भाग, यानी कि इसका यूं कह दो कि मुख्यालय भी कहो तो यहीं पे है। राजस्थान का जो सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब सांबर झील से संबंधित सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी यही है। इसका उत्तर जो निकल के आएगा वो आपका जयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये रिवीजन की दृष्टि से मैंने शामिल किया है, ये झीलें आपको सारी की सारी वापस याद भी हो जाए। ठीक है ना, झील का नाम सांबर, कहां? जयपुर। वैसे अजमेर और नागौर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा, इसीलिए ये प्रश्न आपको क्लियर कर देगा, सबसे ज्यादा भाग कहां? जयपुर के अंदर। पंचभद्रा या पचपद्रा झील कह दिया जाए, बाड़मेर के अंदर है। लूणकरण सब बीकानेर के अंदर है। ये सारे की सारे खारे पानी की झील है। कचोर झील सीकर के अंदर है। रेवासा झील सीकर के अंदर है। काहोद झील जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर, डीडवाना नागौर, डेगाना नागौर, कुचामन नागौर, ताल छापर चूरू और नावा नागौर। और नावा नागौर में तो नमक मंडी भी है। क्या है? नमक मंडी भी है। वैसे इसकी एक ट्रिक है, बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। ठीक है, बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब कैसे डिस्क्राइब होगी ये आप लोग लिख के देख लेना। ठीक है, इनमें से ही जिले आएगी सारे का सारा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम, क्योंकि त्रिवेणी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो अपन ने क्लास के दरमियान भी बातें की हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी देखें। देखो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर वाला, माही सोम और जाखम, माही सोम और जाखम। बिगोद भीलवाड़ा वाला, तो भीलवाड़ा के पास कौन सी नदी है? बनास, बनास बेड़च मेनाल, ये बिगोद भीलवाड़ा में आ जाता है। रामेश्वरम यानी चंबल नदी वाला है, सवाई माधोपुर, तो चंबल, बनास और सीप, इनका त्रिवेणी होता है यहाँ। और राजमहल टॉप के अंदर होता है बनास, डाई और खारी। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको क्रम याद होना चाहिए कि नदी कौन से जिले से क्रमशः बहती है, और ये चीजें याद हो गई तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें आसान हो जाती है। उसके बाद अब आते हैं अपन वापस, ये लूनी नदी वाला तो अपन ने देख लिया था मैप। अब देखो
थोड़ा सा अपन देख लेते हैं ये बनास नदी का। तो कहां से निकलती है बनास नदी? सबसे पहले यहां से चलाते हैं अपन, क्योंकि ये कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। अच्छा, नदियां आगे पीछे हो सकती है, ये सहायक नदी याद करने के हिसाब से और इनका उद्गम याद हो जाएगा आपको, और कहां मिल रही है ये चीजें याद हो जाती है। ठीक है, यदि इसको बनाना सीखना है तो आप इसकी पुरानी क्लास जो मैंने साल भर पहले दी थी वो देख लेना। वैसे आपको अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रिवीजन के हिसाब से ये बेस्ट है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पे इसके अंदर दिवेर की पहाड़ी से आने वाली कोठारी नदी मिलती है, और कोठारी नदी पे ही मेजा बांध बना हुआ है। ठीक है ना, वो मिल जाती है ये नंदराय भीलवाड़ा के अंदर। फिर इसके अंदर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर चित्तौड़ से आने वाली मेणाल नदी मिलती है। तो यहाँ मेणाल, बेड़च और बनास, ये देखो बिगोद भीलवाड़ा वाला संगम हो गया। अब ये जो है ईशवाल की पहाड़ी, ईशवाल की सभ्यता भी है उदयपुर के अंदर। ईशवाल की पहाड़ी से आने वाली आयड़ नदी जब ये उदय सागर झील से निकलती है यहां से, तब ये कहलाती है बेड़च नदी। इस बेड़च के अंदर फिर 4 और इसकी सहायक नदियां हैं, ओहराई, गंभीरी, गुर्जरी और वागली नदी। ठीक है ना, ये सारी मिलती है, और फिर ये जाकर बिगोद में। फिर बनास थोड़ी सी आगे आई तो यहाँ पे किशनगढ़ की पहाड़ी से आने वाली इसके अंदर डाई नदी मिलती है। ठीक है, अजमेर से आने वाली डाई नदी जो देवली के अंदर मिलती है। विजराल की पहाड़ी से आने वाली खारी नदी, यानी कि डाई, खारी और बनास देवली, टोक, राजमहल के पास में ये बनाती है संगम। फिर यहां से टोक से आने वाली ढील नदी है, वो फीलपुरा गांव के अंदर यहां मिलती है। फिर इसके बाद में देखो सिलोरा की पहाड़ी से आने वाली मानसी नदी है, वो यहाँ पे बिशलपुर के अंदर इसके अंदर मिलती है। इस मानसी नदी में इसमें भी 2 नदियां मिलती है। ठीक है, एक तो मिलती है सोदरा नदी, कौन सी मिलती है? सोदरा नदी, और एक मिलती है बांडी जो जयपुर से आती है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ी से आने वाली मोरेल नदी इसके अंदर मिलती है, और मोरेल के सहायक है ढूंढ, और इस ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ही ढूंढाड़ कहलाता है। ये आके मिल जाती है खंडार सवाई माधोपुर के अंदर इसके अंदर। फिर यहाँ करौली से आने वाली कालीसील नदी, जो आप कैला देवी मंदिर पढ़ते हो, कैला मैया, वो कालीसील नदी के किनारे ही है। वो कालीसील नदी भी इसके अंदर आके यहाँ पे मिल जाती है। फिर बाद में सीन या सीप नदी है, वो रामेश्वरम के अंदर, और ये मिल जाती है चंबल में। इस तरीके से चलता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और ये डायग्राम मिलता नहीं है आपको किताबों में, ये तो बनाना पड़ता है। ठीक है ना, मैन मेड और अपने द्वारा बनाया गया है। इसको वन लाइनर में छपवा दे क्या आपके? बताओ देखिए कमेंट करके, इसको वन लाइनर में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? कच्चा डायग्राम है, सहायक नदियां और उद्गम वगैरह याद करवाने के हिसाब से अपने पास में बना हुआ है, तो आप कमेंट करके आओ भाई, वन लाइनर में अगली जो अपडेटेड वन लाइनर आएगी उसके अंदर इसको डलवाए या नहीं डलवाए। फिर आ जाते हैं अपन जानापाव की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी पे, जो महू एमपी से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश इसका 84गढ़ चित्तौड़ से होता है। ठीक है, आगे जाकर इसके अंदर बामनी नदी मिलती है, जो भैंसरोडगढ़ के अंदर मिलती है, और बामनी निकलती है हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से। आगे जाते हैं तो ऊपरवाल से आने वाली कुराल नदी मिलती है इसके अंदर, और कुराल नदी बूंदी के अंदर मिल जाती है। थोड़ी सी आगे चले तो बिजोलिया की पहाड़ी भिलवाड़ा से आने वाली मेज नदी इसके अंदर मिलती है, जो लाखेरी बूंदी में मिलती है। और इसके अंदर मांगली, बाजर और घोड़ा पछाड़, ये नदियां मेज नदी की सहायक है। और मांगली नदी पर भीमतल जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? भीमतल जलप्रपात। ठीक है, थोड़ी सी आगे बढ़े, यहां से ले लेते हैं अलनिया नदी, अपन बार बार पढ़ते हैं अभी, ये कोटा से, और ये देखो मुकुंदरा से निकलती है, कोटा के अंदर ही मिल गई। बागली देवास एमपी से आने वाली काली सिंध नदी, जो यहाँ ननेरा कोटा के अंदर मिल जाती है। इस काली सिंध के अंदर आहू और परवन 2 नदियां मिलती है, और परवन के अंदर देखो कौन सी मिलती है? नेवज, धार, छापी और काली खो। ठीक है, और काली खो और परवन के संगम पे मनोर थाना दुर्ग बना हुआ है। और ये परवन कहां से आती है? विंध्याचल एमपी से आने वाली नदी है। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है, किसकी? परवन की सहायक नदियों की ट्रिक है नेका दाचा, नेका दाछा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में देखो ऊपर बूंदी से यहां से आने वाली चाकण नदी, ये सवाई माधोपुर मिलती है। खमनौर से आने वाली बनास नदी, जो अभी अपने पढ़ा, वो मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे से यहाँ पे ये देखो पार्वती नदी जो है वो पलियावास गांव में, वो यहाँ पे मिलेगी। और गुना जो है सर्पिलाकार बहती है, वो यहाँ पे इसके अंदर मिल जाती है। और फिर बाद में जाके ये इटावा मुरादगंज में यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना बाकी बाद में जाके मिलेगी गंगा में, और गंगा फिर बाद में जाकर अपने कहा बंगाल की खाड़ी के अंदर पानी विसर्जित कर देती। तो एक शॉर्ट तरीके से आपको सहायक नदियां सारी की सारी टू द मतलब बिल्कुल हाँ हो रहा। ठीक है, और इन डायग्राम को मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया। और कोई ये मत पूछना कि टेलीग्राम किस नाम से है, ये गौरव ज्ञान धारा जो नाम है ना, ये पूरा प्रॉपर एक एक स्पेलिंग सही लगा देना।
यहाँ लगभग 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और नियमित अपडेट दे दी जाती है, कौन से टॉपिक का रिवीजन करवाने वाला है वगैरह, ये सब वहां पे बता दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जुड़ जाना। ये देख लो टेलीग्राम के ये यहाँ पे भी दे रखा है। यदि टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो, टॉपिक वाइज वगैरह जो भी चल रही है अंदर, कंप्लीट सिलेबस वाली भी चल रही है, करंट अफेयर्स की भी चल रही है, वो आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे गौरव ज्ञान धारा। ठीक है, और जितना मेंटेनेंस होता है हम सिर्फ वही लेते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी बच्चे जो है, हर बच्चा चाहे वो अंतिम पंक्ति में भी है समाज की, तो भी वो अभ्यास कर सके। इस पैटर्न पे अपनी सारी टेस्ट सीरीज रहती है और ऐप पर सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लासेस सारी यूट्यूब पर है। तो क्लासेस कहां, यूट्यूब के ऊपर, टेस्ट सीरीज कहां, प्ले स्टोर से ऐप के ऊपर, और इनकी पीडीएफ वगैरह बाकी जितनी भी जानकारी वो कहां, टेलीग्राम पे ऊपर। और सारा सबके नाम एक ही है, गौरव ज्ञान धारा। ठीक है, और अपनी ये क्लास आज पूरी हुई, लगभग 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि लगभग 1.5 घंटे की क्लास है। अब रही कैसी, आपके लिए फायदेमंद कितनी, ये तो आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी पता चलेगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।